हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज के इस वीडियो में नेशनल इनकम। बट नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, चाहे आप उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बोल लो या चाहे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बोल लो, एक ही बात है। तो आओ सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्या बात हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम में कहां रिलेट करती है? मीनिंग समझो। नेशनल इनकम का मतलब है इनकम ऑफ द नेशन। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक नेशन की इनकम। एक नेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए था कि हमारा नेशन कहां तक है, यानी हमारा देश कहां तक फैला हुआ है। तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी एक पता लगा रहे हैं हम कि हमारा देश कहां तक फैला हुआ है। ये देखिए, इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। ये वो डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है, यानी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। सर ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है जहां तक हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स फैले हुए हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। मैं आपको बताता हूं, जहां तक इंडिया का कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अच्छा सर, हमारा जो कंट्रोल है क्या जहां पर सी बेस है, यानी जहां पर समुद्र के किनारे है जिन स्टेट्स में, वहां पर उसके बाद तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है? नहीं। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हमारा सी बेस खत्म भी हो जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज यहां हमारा सी बेस खत्म हो रहा है, इसके बाद जो इंटरनेशनल वाटर्स है इनके ऊपर भी कुछ हद तक हमारा कंट्रोल यानी इंडिया का कंट्रोल रहता है। सो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ओके हाँ। सो इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, जहां तक इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स फैले हुए हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बोली जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी में ये भी इंक्लूड होते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में 1 मार्कर क्वेश्चन भी है 20 मार्क्स के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between 2 or more countries. Ships and aircrafts. Okay, suppose एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ आएगा। एक कंपनी है इंडिया की, एग्जांपल लेते हैं एयर इंडिया। ओके, एयर इंडिया के प्लेन उड़ते हैं, हम सबको पता है, आप में से कुछ बैठे भी होंगे। एयरक्राफ्ट, जो एयर इंडिया अपने प्लेन उड़ा रही है, सपोज दो बाहर की कंट्री जापान और रशिया के बीच में उसके प्लेन उड़ रहे हैं, यानी इंडिया से उन प्लेन्स का कोई मतलब नहीं है। जापान से शुरू होता है, रशिया में खत्म होता है, रशिया से शुरू होता है, जापान में खत्म होता है। ओके, स्टिल वो एक इंडियन कंपनी ओन कर रही है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। अब सर ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या चीज है, इसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस हाँ, ये समझ लो कि किसी इंडियन पर्सन के प्लेन्स किसी और कंट्री में उड़ रहे हैं, किसी और कंट्री के इन बिटवीन उड़ रहे हैं, तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी बोली जाएगी। यानी उन प्लेन्स के थ्रू जो भी इनकम होगी वो इंडिया के अंदर काउंट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ध्यान से सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वो कंपनी क्या करती है? एक्सट्रैक्शन करती है ऑयल का फ्रॉम सी वाटर्स, समुद्र से तेल निकालती है, क्रूड ऑयल निकालती है। तो उसके समुद्र के बीचों बीच जो है वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लगे होते हैं, जिसका यूज करके बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती है, जिसका यूज करके वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो ये उसी की बात कर रहा है, कह रहा है ऐसे जिस देश की कंपनी इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी जहां पर आपकी बाउंड्री खत्म भी हो जाती है, ये इंटरनेशनल वाटर्स है, कह रहा है अगर इसके अंदर भी आप काम कर रहे हो तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी ही बोला जाएगा, यानी आपकी जो इनकम है वो भी काउंट हो जाएगी हमारे इंडिया में ही। ओके, अगर कोई इंडिया, एक और एग्जांपल, अगर कोई इंडिया का फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर्स में फिशिंग करने जाता है, यानी मछली पकड़ रहा है वो इंटरनेशनल वाटर्स में, स्टिल वो इंडिया के अंदर ही काउंट होगा, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये थर्ड वाला। Embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. बाहर की कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट्स मतलब बाहर के जो एम्बेसी में काम करने वाले पर्सन्स होते हैं उनको बोला जाता है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कोई मिलिट्री बेस बाहर का,
अगर वो इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सिमिलरली अगर इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर किसी कंट्री में है, जैसे कि सपोज इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ओके, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बताते हैं व्हाट इंक्लूड्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट आंसर है। ये लास्ट पॉइंट देखो, जैसे कि देखो हमारी कोई एम्बेसी है वो यूएसए के अंदर है, तो उस एम्बेसी के जो पर्सन है वो एम्बेसी जो डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट हो रही है। सिमिलरली सपोज कोई यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट नहीं होगी। मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा, यानी इट डज नॉट इंक्लूड एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ फॉरेन नेशंस। ओके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO, इनके जो ऑफिसेज है अगर वो हमारी कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी काउंट नहीं किए जाते डोमेस्टिक टेरिटरी में। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और क्या नहीं है। इस पे बेस्ड मैं आपको यहाँ 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे देंगे। तो ये है वो 5 क्वेश्चंस। रिलायंस ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया, रिलायंस का एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में, अपने बताना है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। SBI ब्रांच इन यूएसए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है जो यूएस में एस्टैब्लिश है, तो आपने बताना है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। गूगल्स ऑफिस इन इंडिया, गूगल का कोई ऑफिस इंडिया में खुला हुआ है, तो आपने बताना है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। सिमिलरली यूएस एम्बेसी इन इंडिया एंड रिलायंस रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू फेसबुक इन यूएसए, रिलायंस ने अपनी एक यूएसए में कोई बिल्डिंग है जो फेसबुक को रेंट आउट की है, तो आपने बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है ये तो हमें सबको समझ आ गया, और नेशनल इनकम के अंदर उसका मोटिव क्या है उसको पढ़ने का। डोमेस्टिक टेरिटरी, अरे भाई जब हमें पता होगा हमारा इंडिया कहां तक है तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को, यानी इनकम ऑफ द नेशन को। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल रेजिडेंट का। नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब है? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन है, बिल्कुल हाँ, बट नेशनल इनकम के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नॉर्मल रेजिडेंट्स किसको बोला जाता है? कह रहा उसको बोला जा रहा है जो ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन इंडिया, या फिर जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरली इंडिया में रहता है। सर ऑर्डिनरली रहने का क्या मतलब है? मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डिनरली का मतलब है जनरली 1 ईयर, यानी जो पर्सन इंडिया के अंदर 1 साल या उससे ज्यादा रहता है वो इंडिया का ऑर्डिनल रेजिडेंट हो जाता है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। ओके, एंड यानी हमें एक और कंडीशन इसके साथ सेटिस्फाई करनी है, तभी वो इंडिया का एक नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। देखो, इंडिया के अंदर ऑर्डिनरली रिजाइड्स होना चाहिए एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो रिजाइड्स इन या आल्सो लाइज इन इंडिया, यानी उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंडिया में आम तरीके से रह रहा है, उसके साथ साथ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया से होती हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अर्निंग यानी कमाना, स्पेंडिंग यानी खर्चना, और अक्यूमुलेशन यानी बचाना, यानी वो इंडिया से ही कमा रहा है, इंडिया में ही खर्च रहा है और इंडिया के अंदर ही अपना पैसा बचा रहा है, तो बोला जाएगा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। ओके, सो अगर वो पर्सन दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई कर देता है तो पर्सन मान लिया जाएगा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट और उसकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। सर क्या कुछ ऐसे पर्सन भी है जो नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होते? हाँ बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है। उसके एग्जांपल, उसके एक तरीके से 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ जाएंगे कि कौन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट करने आया, कोई स्पोर्ट्स टीम, सपोज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इंडिया में मैच खेलने आई, मैच खेला, कमाया, चले गए, ठीक है, इंडिया में 1 साल तक तो नहीं रहे। ऐसे भी फॉरेन टूरिस्ट कोई स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है,
स्टडी बेस, कोई कॉन्फ्रेंस है, यानी इन सब पर्पसेस के लिए अगर कोई आउटसाइडर इंडिया में आ रहा है तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, यानी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका इंडिया नहीं है, और वो इंडिया में ऑर्डिनरी रहते भी नहीं है। ओके सर, एक और एग्जांपल बनता है एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ के एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, किसी बाहर की कंट्री का कोई एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सर कब उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? अगर वो इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो जाता है, यानी उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, इंडिया के अंदर ही सैलरी ले रहा है, यानी वो इंडिया में ऑर्डिनरी रह भी रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया बन गया, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। थर्ड, बॉर्डर वर्कर। सपोज कोई ऐसा इंप्लॉय है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो बॉर्डर के आसपास ही रहता है, ठीक है, उसका दोनों कंट्री के अंदर आना जाना लगा रहता है, ठीक है, काम के पर्पस के लिए आ जाता है या किसी और पर्पस के लिए आ जाता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि वो इंडिया के अंदर आके या फिर इंडिया का कोई पर्सन वहां जाके 1 साल से ज्यादा रुक जाता है, तो फिर उसको बोला जाएगा वहां का नॉर्मल रेजिडेंट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। अभी हमने 2 टॉपिक कर लिए, एक डोमेस्टिक टेरिटरी और एक नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमारा थर्ड टॉपिक है सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप। दोनों टर्म्स सिमिलर लगती हैं बट बहुत अलग है। सिटीजनशिप की बात करते हैं। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, यानी किसी कंट्री का सिटीजन होना एक लीगल कॉन्सेप्ट है। आप कैसे किसी कंट्री के सिटीजन हो सकते हो? या तो आप उस कंट्री में बॉर्न हुए हो, यानी आपका जन्म उस कंट्री के अंदर हुआ है, या फिर बाय लॉ आपको लॉ अलाउड करता है, लीगल प्रोसेस होता है, आप उस कंट्री में सिटीजन बनने के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको लॉ पूरी तरीके से वेरीफाई करता है, देन आपको उस कंट्री का सिटीजन बना दिया जाता है, तो अब बोला जाता है कि आप उस कंट्री के सिटीजन हो। ओके, ये तो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंटशिप ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंटशिप किस तरीके से ली जाती है? अरे अभी तो पढ़ा, जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसके पास रेजिडेंटशिप है, यानी आप ऑर्डिनरी तरीके से इंडिया में रह रहे हो, ऑर्डिनरी तरीके से रिजाइड कर रहे हो इंडिया में, और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। हाँ, सिटीजनशिप बनने के लिए आपको या तो लीगल तरीके से या फिर इंडिया में पैदा होना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम वो वाली इनकम जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कमाई है। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, वो वाली इनकम जो अपने मेहनत से कमाई है। जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 चीजों को बोला गया, यानी इस कैटेगरी के अंदर 4 चीजें आती है। कह रहा है ये इनकम वो वाली इनकम है जो जनरेट की जाती है, जनरेटेड विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेसिकली कह रहा है ये 4 हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके थ्रू जो भी इनकम आएगी वो हमारी फैक्टर इनकम होगी। सर इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फैक्टर इनकम के एग्जांपल हो सकते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड,
एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल। यानी अगर आपने इसमें से कुछ भी कमाया है तो वो आपकी फैक्टर इनकम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो फैक्टर इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। सर इसका मतलब ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब ट्रांसफर इनकम होती क्या है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। जैसे फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ट्रांसफर इनकम विदाउट द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनको जनरेट करने में, इस इनकम के जनरेशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई हाथ नहीं है। इन इनकम्स को यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोला जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है वन साइडेड। सो बेसिकली ये वो वाली इनकम है जो आपको रिसीव तो हो रही है, बट आपने इनके बदले कोई ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करना, कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही। सर इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसके एग्जांपल हो सकते हैं ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, या ऐसी कोई भी इनकम जो आपको वन साइडेड तरीके से यानी यूनिलेटरल वे में मिल रही है, विदाउट द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल रही है आपको, वो हमारी ट्रांसफर इनकम है। और ये वाली इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। सो आपका वन मार्कर क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इनकम टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। सर आंसर इज फैक्टर इनकम। फिर इन द ब्लैंक्स बन सकता है इसके ऊपर। तो अब आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर टू बी यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पस, और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी वो वाले गुड्स या तो उन गुड्स को फाइनली कंज्यूम कर लोगे या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। एग्जांपल देते हैं, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, यानी किसी फैमिली ने पीने के लिए मिल्क खरीदा, ठीक है, दूध ले रहे हैं हम, ठीक है, और उसको हम फर्दर कुछ नहीं कर रहे, फाइनली कंज्यूम करके ओवर कर रहे हैं। ओके, सो वो हो गया एक फाइनल कंजम्पशन, यानी कि ये हमारा जो मिल्क है यहां पर ये एक फाइनल गुड है। ये तो हो गया फाइनल कंजम्पशन का एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट का, कोई कंपनी या कोई फर्म एक मशीनरी खरीद रही है, उस मशीनरी के थ्रू क्या करेगी? काम करेगी, फैक्ट्री में लगाएगी, उसके थ्रू प्रोडक्शन करेगी। तो यानी कि मशीनरी परचेज्ड बाय फर्म, एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट का, ये भी हमारा एक फाइनल गुड ही है। अच्छा सर, ये आपने फाइनल गुड बोल दिए, तो फिर इंटरमीडिएट गुड कौन से है? अरे बिल्कुल इसका अपोजिट। यहाँ फाइनल कंजम्पशन हो रहा है ना, यहाँ फाइनल कंजम्पशन नहीं होगा, इन गुड्स का रीसेल होगा। यानी वो वाले गुड्स जिनको हम रीसेल कर रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे इंटरमीडिएट गुड्स में। अच्छा, रीसेल नहीं कर रहे या फिर उन गुड्स के ऊपर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान देना, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। इधर था उस गुड की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस गुड से प्रोडक्शन हो रहा था, उस गुड्स के ऊपर यानी उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। यहां पर उस प्रोडक्ट को ही फर्दर प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी फर्दर उसको कुछ और बनाया जाएगा रीसेल पर्पस के लिए। यानी इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपने कोई मिल्क बाय किया रीसेल करने के लिए, डेयरीज ने जो बाय करती है रीसेल पर्पस के लिए आपने मिल्क परचेज किया, तो वो एग्जांपल हो गया मिल्क फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। अच्छा, और इसका एग्जांपल ने फर्दर प्रोडक्शन में, चलो मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी स्वीट शॉप ने मिल्क लिया और उस मिल्क से स्वीट्स बनाएगा,
तो वो एग्जांपल हो गया अगेन रीसेल का या फिर फर्दर प्रोडक्शन का, कि उस मिल्क का ही फर्दर प्रोडक्शन किया जा रहा है। ओके, फाइनली कंज्यूम नहीं कर रहा, उसको बेचा जा रहा है एक ना एक तरीके से। इसका एक और एग्जांपल बन सकता है वुड का, यानी एक फर्नीचर मेकर ने वुड खरीदा है, ठीक है, अब उस वुड को एग्जैक्टली नहीं बेच रहा, ठीक है, यानी वो वुड फाइनल कंजम्पशन नहीं है, उससे वो फर्नीचर प्रोड्यूस करेगा, यानी वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, उसको फर्दर प्रोड्यूस करके कुछ और किसी और रंग रूप में ढाला जाएगा, ठीक है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में कुछ और बातें करते हैं, ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक फार्मर है, उस फार्मर ने गेहूं मिलर को बेचा। मिलर कौन होता है? जो चक्की पीसता है, ठीक है, ओके। 800 का बेचा। 800 ने इसको पूरा तरीके से आटा बना के, यानी जो इस व्हीट को आटा बना के फाइनली कंज्यूमर को बेचा 1000 रुपीज का। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो नेशनल इनकम में ये 800 जो व्हीट फार्मर ने बेचा और जो कंज्यूमर को मिला, यानी जो मिलर ने उसके बाद कंज्यूमर को बेचा 1000 का, तो नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आनी चाहिए? 800 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, या दोनों आनी चाहिए, या फिर कोई एक आनी चाहिए उसमें से? इसका आंसर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर होगा 1000। यानी कि नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को लिया जाता है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि जो हमारा फाइनल गुड, जो कंज्यूमर ने फाइनली कंज्यूम किया, 800 रुपीज उस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी था, यानी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है इन दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो हम कब एक गुड को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? जब वो गुड फाइनल गुड होगा। बेसिकली ये है कि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में काउंट होंगे और इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो और इस टाइम का अच्छे से यूज करो। थैंक यू।